आज हम लेखाशास्त्र में पाठ 10 मूल्यह्रास प्रावधान एवं संचय पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला है, मूल्यह्रास का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर उत्तर है, मूल्यह्रास का अर्थ स्थायी संपत्तियों का व्यापार में निरंतर प्रयोग होने के कारण उनके मूल्य, मात्रा एवं गुणों में कमी आ जाती है और भविष्य में संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है तथा उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या अकिंचन ही रह जाता है। इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्यक्षमता तथा मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी को बही खाता की भाषा में मूल्यह्रास, अवक्षयन, घटौती या घिसारा कहते हैं। तो ये इसका उत्तर होगा, मूल्यह्रास का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताएं लिखिए। तो मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, स्थायी संपत्तियों से संबंध। दूसरा, संपत्ति के मूल्य में लगातार कमी। तीसरा, व्यापारिक व्यय। चौथा, पुस्तक के मूल्य से संबंध। और पांचवा, स्थायी कमी। तो ये इसका उत्तर होगा, मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण बताइए या मूल्यह्रास उत्पत्ति होने के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण पहला है निरंतर प्रयोग, दूसरा अप्रचलन, तीसरा समय व्यतीत होने के कारण, चौथा मूल पदार्थों की समाप्ति, पांचवा दुर्घटनाओं के कारण, छठवां बाजार मूल्य स्थायी गिरावट, सातवां कानूनी अधिकारों की अवधि समाप्त होने से। तो ये इसका उत्तर है, जिसके बारे में यहाँ पर पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। तो ये इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर उत्तर है, मूल्यह्रास आयोजन की आवश्यकता उद्देश्य। पहला, लाभ हानि का सही निर्धारण। दूसरा, सही आर्थिक स्थिति के लिए। तीसरा, उत्पादन व्यय का सही लेखा। चौथा, संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए। पांचवा, पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा। छठवां, वास्तविक लागत निकालने के लिए। सातवां, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आठवां, व्यावसायिक सुदृढ़ता हेतु। नंबर 9, आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु। और इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर इस पेज में दिया हुआ है, जो इसका उत्तर होगा, मूल्यह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य। ये पूरा इसका 9 पॉइंट तक यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्वों को बताइए। यह मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, मूल्यह्रास को निर्धारित करने वाले तत्व। पहला, संपत्ति का लागत मूल्य। दूसरा, मरम्मत व्यय। तीसरा, संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। चौथा, संपत्ति का जीवन काल। पांचवा, अवशेष मूल्य। छठवां, कंपनी अधिनियम का पालन। सातवां, परिस्थितियों का ध्यान। नंबर 8, नए आविष्कारों का अनुमान। नंबर 9, संपत्ति के विनियोग पर मिलने वाला ब्याज। और इसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर इसका दिया हुआ है, जो इसका उत्तर होगा, मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व। ये पूरा इसका उत्तर दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास एवं अप्रचलन में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, मूल्यह्रास और अप्रचलन में अंतर। तो ये इसका उत्तर होगा, मूल्यह्रास और अप्रचलन में अंतर। फिर अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास एवं उच्चावचन में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, मूल्यह्रास और उच्चावचन में अंतर। फिर अगला प्रश्न है, अप्रचलन एवं गत प्रयोग में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है, अप्रचलन और गत प्रयोग में अंतर।
फिर अगला प्रश्न है स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति से क्या आशय है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया हुआ है, ये है स्थायी या सीधी रेखा पद्धति का अर्थ। स्थायी पद्धति से आशय मूल्यह्रास अपलिखित करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक स्थायी या स्थिर राशि ही ह्रास के रूप में अपलिखित की जाती है। प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के मूल लागत पर की जाती है। तो इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं यहाँ उत्तर दिया हुआ है। पहला, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष एक समान रहती है। दूसरा, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलिखित किया जा सकता है। तीसरा, इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना बार बार नहीं करनी पड़ती है। चौथा, यह पद्धति कम मूल्य व कम जीवन अवधि वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर होगा स्थायी किस्त पद्धति की विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न है स्थायी किस्त पद्धति के गुण या लाभ बताइए। तो स्थायी किस्त पद्धति के गुण या लाभ में पहला है उपयुक्तता, दूसरा सरलता, तीसरा पूर्ण मूल्य तक गणना, चौथा लाभ हानि पर उचित प्रभाव, पांचवा चिट्ठे से आसान गणना। जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। जो इस प्रश्न का उत्तर होगा स्थायी किस्त पद्धति के गुण या लाभ। फिर अगला प्रश्न है स्थायी किस्त पद्धति के दोष बताइए। तो स्थायी किस्त पद्धति के दोष में पहला है प्रतिवर्ष एक समान ह्रास, दूसरा व्यवहारिकता का अभाव, तीसरा वर्ष के मध्य में खरीदी गई संपत्ति पर पुनः गणना, चौथा विनियोग पर वृद्धि का आयोजन नहीं। जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसका उत्तर होगा स्थायी किस्त पद्धति के दोष। फिर अगला प्रश्न है घटती शेष पद्धति या अपलिखित मूल्य पद्धति से क्या आशय है। तो इसका उत्तर यहाँ से है। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर की जाती है, इसलिए इस पद्धति को घटती शेष पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ह्रासमान शेष या क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रतिवर्ष क्रमशः घटती जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घटती शेष पद्धति से क्या आशय है। फिर अगला प्रश्न घटती शेष पद्धति की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर एक 5 पॉइंट दिया हुआ है घटती शेष पद्धति की विशेषताएं। जो इसका उत्तर होगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है घटती शेष पद्धति के गुण या लाभ बताइए। तो घटती शेष पद्धति के गुण और लाभ जो है निम्नलिखित है। पहला, लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव, दूसरा गणना आसान, तीसरा अधिक लागत वाली संपत्तियों के लिए उपयुक्त, चौथा वर्ष के मध्य में संपत्ति में की गई वृद्धि के समय गणना, पांचवा कानूनी मान्यता, छठवां संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं। इसका बाकी पॉइंट का जो विस्तृत वर्णन है वो अगले पेज में है। ये बाकी पांचवा छठवां पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ घटती शेष पद्धति के गुण या लाभ। फिर अगला प्रश्न है घटती शेष पद्धति के दोष बताइए। तो यहाँ 4 दोष है। पहला, लागत से प्राप्त ब्याज पर ध्यान नहीं, दूसरा प्रतिस्थापन हेतु शेष नहीं, तीसरा संपत्ति का मूल्य शून्य तक अपलेखन नहीं, चौथा ह्रास निकालने में कठिनाई। जिसका विस्तृत वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा घटती शेष पद्धति के दोष। फिर अगला प्रश्न है स्थायी किस्त पद्धति एवं घटती शेष पद्धति में क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक कुल इस पेज में 6 अंतर है, टोटल इसमें 8 अंतर है, 2 अंतर अगले पेज में है। इसका उत्तर है स्थायी शेष किस्त पद्धति और घटती शेष पद्धति में अंतर। इस पेज में 6 अंतर है, अगले पेज में 2 अंतर और है। यहाँ पर 3 अंतर दिया हुआ है टोटल, तो कुल 9 अंतर है स्थायी किस्त और घटती शेष पद्धति में अंतर। फिर अगला प्रश्न है दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द का क्या महत्व है। तो ये इसका उत्तर है दर जब ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द न हो, और दूसरा जब ह्रास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द हो। तो दोनों स्थिति में क्या महत्व है, ये इसका उत्तर है यहाँ। तो प्रश्न था दर के साथ
प्रतिवर्ष शब्द का क्या महत्व है। फिर प्रश्न है, क्या भूमि पर ह्रास लगाया जाता है। तो ये इसका उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न, क्या ह्रास एक व्यापारिक खर्च या प्रभार है। तो इसका उत्तर नीचे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ में कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन किया।